शुरू कर दें मेरा। पहले कौन से एक्सट्रैक्ट्स बनाए? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आवाज आ रही है? स्टार्ट कीजिएगा जी। कल मैंने क्वेश्चन दिया था घर के लिए, इसकी तरफ फिगर्स लिखवा दो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स पहले बनवा देंगे। तो पढ़ा ना जाके यार, किस डेट पे बनाने एक्सट्रैक्ट्स? 31 दिसंबर 2018। लिस्ट स्टार्ट करवाएं। सबसे पहले क्या आएगा? नॉन करंट एसेट्स में फिर देख के लिखना शुरू हो गए। ये बिल्डिंग कितने पे आएगी? बिल्डिंग की कॉस्ट कल क्या फाइनल हुई? 1075.94 पे इधर आए, वर्किंग्स में आए। तो इस पे डेप्रिसिएशन तो नहीं आनी, उसकी भी जरा वर्किंग करवा दो। 1075.94 किस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? क्वेश्चन में लिखा हुआ? अगर क्वेश्चन में ना भी लिखा हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही होना, ये मतलब इस तरह की बात भी ध्यान में रखिएगा। तो डिवाइडेड बाय 30 इयर्स लाइफ है, लेकिन कितने महीनों की? कौन से 2 महीने? अक्टूबर में कंप्लीशन है, नवंबर दिसंबर की डेप्रिसिएशन बनी, कैलकुलेट कीजिएगा। 5.98 हो गई थी वर्किंग। तो बिल्डिंग के सामने कॉस्ट आएगी 10 नहीं, एक सेकंड, कॉस्ट मैं जरा वर्किंग लिख दूंगा 1075.94 और उसमें से फिर डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर है, अभी 2 महीने गुजरे, तो यही क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी होगी। तो 5.98 आंसर बताइएगा। 1069.96। तो कंफ्यूजन तो नहीं कल से रिलेटेड? एनी क्वेश्चन सर? आगे बताएं और क्या क्या आना था। याद ही कर रहे हैं सर, बिल्कुल ही नहीं पढ़े। कोई करंट एसेट्स में कुछ आना था? नॉन करंट लायबिलिटीज में है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी? जी जी, एक मिनट, ये बैंक लोन ढूंढने की तरफ, इसका एक ब्रेकअप होना था, समझ आ गया था? तो करंट पोर्शन कितना बनता है इसका? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में से पे होना था। तो 350 लोन है, डिवाइडेड बाय 5, तो 70 बनेगा सर। करंट पोर्शन ऑफ लोन 70 हो गया। लॉन्ग टर्म लोन कितना रह गया? ये कोई कंफ्यूजन सर इस बात में? करंट लायबिलिटीज में और बताएं क्या है? करंट लायबिलिटीज में 2-3 चीजें और ढूंढ। ये रनिंग फाइनेंस पे चल पहले आ जाए। ये मूवी तरह देखना सही नहीं चल रहा।
ये बात बड़ा इसका ठीक है। 350 का जो लोन है उसमें सेग्रीगेशन होगी 280 और 70 और रनिंग फाइनेंस ठीक है 130 एंड 340। तेरे को क्लास में बैठा सर आपसे बात कर रहा हूँ। रनिंग फाइनेंस की फिगर्स ठीक है सर? सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने एक बात मेरी जवाब दी है। करंट लायबिलिटीज में बेटा और क्या आना था सर? इंटरेस्ट पेएबल से पहले एक और चीज जरा ढूंढना था, जरा वो बिल्डिंग की कल वाली वर्किंग ढूंढना था। आखिरी बिल एक रहता था पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर, या टेबल देखें क्वेश्चन वाला। ये बेटा सारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए था यार जिन्होंने ट्राई किया। 150 ये तकरीबन सारी फिगर्स वही रिपीट हुई हैं जिस तरह से वो क्रैशी स्टील वाले क्वेश्चन में था। ये फाइनली एक इंटरेस्ट पेएबल जरा ढूंढ के बताएं कौन सा है। हाँ जी जरा ढूंढ दें जरा। इंटरेस्ट पेएबल एक आना चाहिए। हाँ, इस लोन का कितने महीनों का? 350 ढूंढिएगा जिसे। अपनी बिल्डिंग की तरफ वर्किंग में जाएगा। बिल्डिंग की वर्किंग में कल कोई लोन की फिगर हमने ली, स्पेसिफिक लोन की फिगर ली। बिल्डिंग की कॉस्ट में कोई स्पेसिफिक लोन की फिगर ली है सर? कितने मंथ्स की ली है? लेकिन क्या 8.5 मंथ्स ही का इंटरेस्ट बनता है? बनता है कितने महीनों का था? सिर्फ सेग्रीगेशन होनी है। 8.5 मंथ्स का हमने कैपिटलाइज कर लिया है। 2.5 मंथ्स का अभी प्रॉफिट लॉस में मैं लिखता हूँ, तो बैंक को टोटल कितना देना होगा? 11 महीने कौन से बन रहे हैं? प्लीज बता दे कोई यार, प्लीज बता दे यार, कहाँ से कहाँ तक? फरवरी से दिसंबर तक का असल में इंटरेस्ट है उसमें, लेकिन 2 मंथ्स का एंड में और 15 दिनों का सस्पेंशन वाला कैपिटलाइज नहीं हुआ तो वो प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा। लेकिन 11 मंथ्स का फाइनली बैंक को पे करना है। 12 मंथ्स का क्यों नहीं देना? देना 12 मंथ्स का ही है, लेकिन एक महीना हमारे पीरियड में नहीं आ। वो लाइबिलिटी तब बनेगा जब नेक्स्ट ईयर का 1 मंथ गुजरेगा। तो जरा वर्किंग करता था 11/12 स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी टू दिसंबर। आंसर बताइए। 51.33 समथिंग शायद होगा। तो वहां से आप भी जरा देखिए डिफरेंस बता दें, वहां 8.5 क्यों है, यहाँ 11 क्यों है? वहां मैंने 8.5 क्यों लिया है, यहाँ 11 क्यों ले रहा हूँ? बाकी जो मंथ्स हैं वो कहाँ मुझे याद करवाएंगे जाके जब प्रॉफिट एंड लॉस में? तो असल में जो एक्सपेंस है उसका ब्रेकअप हो रहा है। 8.5 मंथ्स का कैपिटलाइज होना और बाकी 2.5 मंथ्स का एक्सपेंस आउट होना है, वो फिर हमने प्रॉफिट लॉस में भी लिखना। लेकिन फाइनली पे कितना करना? 11 मंथ्स का पे करना। ठीक है। मेरे ख्याल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो यही फिगर है, और तो नहीं कुछ ध्यान में आता। चले प्रॉफिट लॉस में। जनरल बोरिंग का इंटरेस्ट बताइए कितना? अब ये एक्सपेंस है या पेएबल है? तो ये वही है ना जिस तरह वो लास्ट क्वेश्चन में था। अगर आप अज्यूम करते हैं ये सारा पेएबल है तो लिख सकते हैं ये एक्सपेंस तो है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है जिस तरह वो क्रैशी स्टील में इंफॉर्मेशन नहीं इसमें से कितना पे हो गया। तो अगर आप लिख रहे हैं तो अज्यूम करना पड़ेगा, और अगर मैं नहीं लिख रहा तो बताएंगे मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि सारा पे हो गया। लेकिन आप ऑल्टरनेटिव लिख सकते हैं, लेकिन फिर वो अजम्पशन लिखनी है आप। और भी कोई क्वेश्चन? जब चले प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में प्लीज एक दो फिगर्स तो बता दें कम से कम यार। हाँ जी, जो फिगर्स होगी नहीं वो तो फाइनल कर दें। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। अच्छा, डेफिनेटली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पहली दफा डिस्कस हो रही है एक्सट्रैक्ट्स के एंगल से। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में? सेल्स के बाद। अब सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। बस जो जो फिगर्स आनी है उसको आपने एज इट इज लिस्ट डाउन बस कर देना, इसमें कोई ऐसे हेडिंग्स वाला इशू नहीं। बस उन्हें डेप्रिसिएशन चले लिखवाएं होगी वर्किंग, ये ढूंढ के लिखवाएं प्लीज। कितने महीनों की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में आएगी? 5.98। ठीक है।
एक आध और फिगर स्टेट वाइज लिखवा दें। एक डैमेजेस वाला जो लॉस ड्यू टू डैमेजेस, लॉस ड्यू टू रेन डैमेजेस, कितने मिलियन की अमाउंट थी? 10 मिलियन। देन इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरफ आ जाए। वो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में आना है। इस तरह की वर्किंग वैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 में भी कर चुके हैं, लेकिन उसकी जस्ट प्रेजेंटेशन अब आपके सामने कर रहा हूँ, तो ये जरा एक सेकंड से मेरे साथ देख लीजिएगा। स्पेसिफिक और जनरल का जरा अलग अलग लिख रहा हूँ, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जो अमाउंट आ रहा है। कैलकुलेटर्स पकड़ें और माइंड जरा अप्लाई करें प्लीज क्वेश्चन पर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन? 350 मल्टीप्लाइड बाय 16%। शायद अभी बात हुई है, बताएं मल्टीप्लाइड बाय कौन से 2.5 जरा पूरे पूरे गिनते जरा। नवंबर और दिसंबर और सितंबर के 15 दिन जरा ढूंढ लें। सितंबर के 15 दिन जिन महीनों में जिस 15 दिन में सस्पेंशन रही है, तो जो अमाउंट बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइज नहीं हो रही वो फिर एक्सपेंस आउट हो रही है। तो 11 मंथ्स टोटल है, 8.5 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है एसेट की कॉस्ट में जा रहा है, बाकी फिर प्रॉफिट लॉस में है। नवंबर दिसंबर एंड 15 डेज ऑफ सितंबर। जनवरी क्यों नहीं ले रहा? वो शुरू वाला जनवरी नहीं, नहीं शुरू वाला जनवरी, शुरू वाला। उस वक्त लोन ही नहीं है, उस वक्त लोन ही नहीं है, उस वक्त लोन ही नहीं है। और अगला जनवरी क्यों नहीं ले रहा? वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस। अमाउंट बताइए। 11 पॉइंट। तो मिलियंस में अगर वर्किंग कर रहे हो तो वंस अगेन अगर पॉइंट्स में जाना तो ठीक है, लेकिन पॉइंट्स में भी आगे 2 डिजिट्स पे जाके राउंड ऑफ कर लें। देन इसके बाद जरा जर्नल वाला भी जरा गौर से देख लीजिएगा। जर्नल वाले लोन जरा ढूंढे, लोन एक्स एंड वाई। ये जो फिगर्स दी हुई लास्ट कॉलम में फाइनेंस कॉस्ट की, ये तो टोटल इंटरेस्ट है, ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढे जरा, जब शुरू में पहला सवाल किया था इधर, उसका जरा आंसर भी अगर ढूंढ सके। इसके आंसर में जरा रिक्वायरमेंट डी का आंसर ढूंढे। क्वेश्चन साथ रख लें, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू में किया था छोटा सा सवाल, और साथ उसका जरा अगर डी पार्ट का आंसर साथ रख लें। क्वेश्चन में से देख के पढ़े, बी रिक्वायरमेंट थी क्या? बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल नहीं फॉर कैपिटलाइजेशन, तो रिक्वायरमेंट ए थी ना, डी डी की बात करो। डी में क्या लिखा? बोरिंग कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जानी, ऐसे ही। आज वैसे मैं अभी रिमेनिंग इंशाल्लाह जो टाइम है इसमें हम जरा कोशिश करते हैं कि ये सारी बहस को जरा सही तरह रिवाइज भी करें, लेकिन जो बात चलनी शुरू हुई है अब यहाँ से बहुत सारा सुनना शुरू कर दीजिएगा। सब कुछ जो पहले हो चुका है उसी को फाइनल कर रहे हैं हम। ये सभी क्वेश्चन जो था अगर आप देखना चाहें तो जनरल बोरिंग्स का सवाल था। जनरल बोरिंग्स के सवाल में अगर आपने ये कैलकुलेट करना हो कि कितनी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है, तो उसका तरीका ये होता है कि जर्नल बोरिंग्स का जो टोटल इंटरेस्ट है पहले वो ढूंढ लें। तो जरा देखें कैसे वर्किंग की थी इसे रिक्वायरमेंट डी में हमने। ये आपको पहले एक टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता नजर आ रहा होगा। ये हमें टोटल इंटरेस्ट मिला था रिक्वायरमेंट ए से, तो ढूंढने जरा ऊपर रिक्वायरमेंट ए में। 3 लोन थे इस सवाल में, मेरा ख्याल है 16,000 18,000 आगे। तो ये फिगर्स आई थी, 3 जनरल लोन्स की फिगर्स थी। तो इनका हमने इंटरेस्ट पहले इकट्ठा कर लिया था, टोटल इंटरेस्ट निकाल लिया था, और फिर रिक्वायरमेंट सी जरा ढूंढे। रिक्वायरमेंट सॉरी बी, रिक्वायरमेंट बी में जाए, जितनी बोरिंग कॉस्ट फिर कैपिटलाइज हुई थी जनरल बोरिंग्स की, उसको फिर टोटल में से लेस कर दिया। तो अगर जनरल बोरिंग्स की आपने बोरिंग कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जो जानी है वो कैलकुलेट करनी हो, तो पहले जनरल बोरिंग्स का टोटल एक्सपेंस देख लें और उसमें से जो कैपिटलाइज्ड है वो माइनस कर दें, और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है। आए जरा एज इट इज मुझे अप्लाई करवा दें। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 में भी हुआ था, आपने क्वेश्चन नंबर 9 में भी होपफुली कल कर लिया होगा सबने। तो टोटल इंटरेस्ट लें और उसमें से जो कैपिटलाइज है उससे माइनस कर दें, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी उसमें प्रॉफिट लॉस में जाना। तो बताएं जरा क्वेश्चन में एक्स का और वाई का टोटल का इंटरेस्ट है कितना? 15.4 है।
नहीं फिगर अलग अलग, चलो बता। 44 पॉइंट, ये क्या किया मैंने, बोल देंगे जरा। ये इंटरेस्ट का सम कर रहा हूँ, तो टोटल जरा बता दें क्या बनता है। 59.6। अब ये वो टोटल इंटरेस्ट है। कल जो बिल्डिंग वाली वर्किंग हो रही थी उसमें जाए जरा। बिल्डिंग की वर्किंग में कुछ जनरल बोरिंग्स की बोरिंग कॉस्ट अप्लाई हुई है, कितनी हुई है? सारा फोकस जनरल बोरिंग वाली अमाउंट्स पे। तो 11.01 जो है 02 सॉरी, ये कैपिटलाइज हुआ था। तो इसको मैंने अगर माइनस कर दिया टोटल में से, तो बैलेंसिंग फिगर बता दें जरा। 48.58 शायद, 58 या 59 जो भी आ रहा, देखिए 58 आ रहा। तो तरीका फाइनल हो गया प्लीज। लेकिन स्पेसिफिक पे आए जरा ऊपर। एक स्पेसिफिक लोन के केस में फिर मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे फाइंड आउट किया? असल में डिफरेंस है ना दोनों में। स्पेसिफिक का सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना होता है, सवाए उस टाइम पीरियड का जो कमेंसमेंट से पहले हो, सीज के बाद हो, या सस्पेंशन के दौरान हो। तो उसकी वर्किंग अलग तरीके से होती है। उसमें हमने 8.5 मंथ्स का कैलकुलेट किया था कैपिटलाइज होना, बाकी जो बनता है वो एक्सपेंस आउट होना। लेकिन जनरल बोरिंग्स में सारा कैपिटलाइज नहीं होना। जनरल बोरिंग्स में सिर्फ एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो है वो कैपिटलाइज होना। तो देयरफॉर दोनों में जरा तरीका अलग है कैलकुलेट करने का। तो जनरल बोरिंग्स में टोटल इंटरेस्ट पेड होना, और उसमें से जो कैपिटलाइज की वर्किंग है एक्सपेंडिचर्स की बेस पे, उसको माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट आ जाए। ठीक है प्लीज, याद रहेगा, याद रहेगा सर। क्या याद रहेगा, क्या मजाक हो रहा है ये हमारे साथ? हम इतनी दूर से आए हैं सुबह सुबह ही हमारे साथ। जी एक फिगर और मैंने डिस्कस करनी है। यहाँ तक जरा इकट्ठे हो रहे हैं सब लोग, देख के लिखना चाह रहे हैं। देख के तो लिख लें यार खुदा के लिए, हमारी तो क्लास का टाइम ही फाइनल नहीं हो रहा था। मेरे भाइयों, आपको तंग करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन आप जिस तरह कर रहे हैं पढ़ाई के साथ जो करना चाह रहे हैं, एग्जामिनर ने आपको बहुत तंग करना पेपर में। ये ऐसे ना करें, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। हम तो क्लास में अगर टाइम पे नहीं आ पा रहे तो अगली बात तो शायद शुरू ही नहीं हो सकती। ये हमारे साथ जुल्म है, हमें पढ़ाया जा रहा है, तो इंशाल्लाह ये जुल्म जारी रहेगा। और वक्त के साथ साथ इसने बढ़ना है। इसने कैसे बढ़ना है, मेरा ख्याल है मैं आपको आज बता ही दूं। जो पिछले हफ्ते में अपने दिन इंजॉय किए हैं, उनमें से पहली इंजॉयमेंट को हमने कवर करना है इंशाल्लाह इस वीकेंड पे, संडे वाला दिन। ये बात यहाँ खत्म हो चुकी है, अगली बात मैं इधर शुरू करने लगा हूँ। सबको सही आवाज आई है? अब ये आवाजें ऐसी ही आया करें, अगर नहीं पढ़ेंगे तो मैंने तो पढ़ना नहीं, मैंने तो भाईजान पढ़ना है भाईजान, पेपर मैंने तो देना है। कोई तो दे हमारी क्लास में। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। जी सर, ये इसमें नई चीज इस क्वेश्चन में थी, जरा ऊपर जाइएगा जहाँ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थे। बाकी डेफिनेटली मैं टाइम वगैरह फिर बाद में बताता हूँ, संडे का कौन सा टाइम रखना है। आज वैसे क्या फ्राइडे, अभी थर्सडे है। नहीं आज भाईजान सैटरडे नहीं, आज थर्सडे है, इंशाल्लाह वो भी आ जाना। नहीं मैंने कहा टाइम भी बताता हूँ, सारा दिन क्या संडे को क्लास होगी? हो सकता है, हो सकता है, तो इंशाल्लाह डिसाइड करता हूँ। पॉइंट नंबर 2 की फर्स्ट लाइन। एक सर इसमें ये भी इशू था कि पॉइंट नंबर 2 में पहली लाइन पढ़ रहा, ये फर्स्ट लाइन में क्या मिला था? स्पीड अप हो जाए क्वेश्चन और करना। ये क्या था, क्या था, क्या था? टेबल निकालने जरा, जो डिटेल ऑफ पेमेंट्स का बना हुआ। 200 मिलियन के जो ओन फंड्स थे, जी ऑनलाइन साथ है नहीं प्लीज। 200 मिलियन के जो ओन फंड्स थे वो हमने एक सेविंग अकाउंट में जमा करवाए हुए थे, क्वेश्चन देखा था, और उसका रेट था 10%। आपने उसमें से, अब अपना डिटेल ऑफ पेमेंट्स का टेबल देखा था, पहले दिन उसमें से 30 और 80, ये दोनों पहले दिन, दोनों की सेम डेट, 30 और 80 पहले दिन उठा लिए, लेकिन कितने फिर भी बैंक में रह गए? तो वो जो 90 बैंक में रह गया, क्या उस पर कोई आपको इंटरेस्ट इनकम जनरेट होगी?
वो फिर 90 का भी यूज हुआ जाके, 1 महीने बाद यूज हुआ 1 फरवरी। तो 200 मिलियन की अमाउंट थी, पहले ही दिन हमने 30 और 80 मीन्स 110 यूज कर लिया, लेकिन रिमेनिंग जो 90 रह गया वो 1 महीना अभी स्टिल बैंक में रहा होगा बिफोर के वो 1 फरवरी को इस्तेमाल हुआ। अब डेफिनेटली पूरी पूरी बात मेरी सही कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा, ये ओन फंड्स कोई लोन नहीं है, इसके कोई बोरिंग कॉस्ट नहीं है, इसके कोई बोरिंग कॉस्ट लेस इन्वेस्टमेंट इनकम वाली कोई बहस नहीं हो रही है, ये अपने पैसे हैं, इस पर कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं है। लेकिन ये जो अपने पैसे बैंक में पड़े थे, अगर हमने सारे यूज ना किए होते तो सारी अमाउंट पे इंटरेस्ट इनकम होती है, लेकिन अगर कुछ यूज हो गया है तो जो रिमेनिंग रह गए उस पर हमारी जो इंटरेस्ट इनकम इसने प्रॉफिट एंड लॉस में तो आना है। तो ये तो मैं इंटरेस्ट ऑन लोन की वर्किंग कर रहा हूँ, या सिंपली अपने पैसे जो बैंक में पड़े हैं उसकी इंटरेस्ट इनकम की बात कर रहा हूँ। तो दिस अमाउंट इज नथिंग टू डू विद द कैपिटलाइजेशन, वो तो लोन का इंटरेस्ट अगर है तो कैपिटलाइज होना है, और लोन के पैसों में से अगर कोई सरप्लस फंड्स बचे तो उसने इन्वेस्टमेंट इनकम ने लेस होना। तो दिस इज नॉट अ लोन, दिस इज अमाउंट ऑफ ओन फंड्स, लेकिन ये बैंक में पड़ी थी, बैंक में पड़ी होने की वजह से इस पे हमें इनकम होनी थी, लेकिन पहले ही दिन क्योंकि हमने 110 उठा लिया तो उस पे तो अब इनकम नहीं होगी। इनकम किस पे होगी? जो पैसे बैंक में रह जाएंगे, तो कितने मंथ्स की उस पे होगी, तो वो आपकी इनकम अदर इनकम में तो आएगी। ठीक है, तो एक और फाइनली वर्किंग लिखा, इंटरेस्ट इनकम। इसके अलावा, इस पॉइंट के अलावा मेरा गुमान है कि आई होप कि जिन्होंने पढ़ा है वैसे है कि ऐसा बाकी पॉइंट्स होने चाहिए थे सारे। इंटरेस्ट इनकम चले आप बताइए कैसे वर्किंग कर, 90 कैसे आया, 90 कैसे आया मेरे भाई? तो 100 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 30 और 80 माइनस कर दिया मैंने, दोनों की डेट सेम थी, तो 90 बचा, मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय कौन सा एक महीना, जनवरी के बाद फिर क्या हुआ, यूज हो गया शायद, जनवरी के बाद फरवरी के स्टार्ट में ये पैसे इस्तेमाल हो गए, फिर ऑब्वियसली बैंक में आपके ओन फंड्स खत्म हो गए। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली फिगर इज 0.75। अच्छा, एक्सट्रैक्ट्स अगर बना रहे हो तो डेफिनेटली टोटल्स वगैरह नहीं होने, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, लेकिन एक काम जरा कर लें, क्योंकि बीच में इनकम और एक्सपेंसेस इकट्ठे हुए हैं, एक्सपेंसेस को ब्रैकेट लगा लें, ये तो ठीक है ना प्लीज, और इनकम्स फिर शायद ऐड हो रही होती हैं, उधर सेग्रीगेशन हो जाएगी, तो लास्ट इसके अलावा तो इनकम कोई नहीं ना, डेप्रिसिएशन, लॉस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम। चले काइंडली कंप्लीट कर लें, एक क्वेश्चन और करें। 30 का 200 माइनस 30, 200 माइनस 30 माइनस 80 into 10% into 1/12 जी। जनवरी है, जनवरी के महीने की, फरवरी के स्टार्ट पे तो पैसे ही खत्म हो गए। सर टेबल देखें यार प्लीज, टेबल देखें मेरे भाई, टेबल देखें। ये आपने क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला कल फाइनल करना था, तो 9 3 अब फाइनल है, ये भी अब फाइनल है सर। कल में से कुछ क्वेश्चंस हुए हैं, एक साहब ने मेरे से क्वेश्चंस किए हैं, उन क्वेश्चन से मुझे महसूस हुआ है कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं जो होनी नहीं चाहिए, तो आए एक और मेरे साथ क्वेश्चन करें। क्वेश्चन इस वक्त जो हम करने लगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसका मकसद ये होगा कि सारे बोरिंग कॉस्ट के कॉन्सेप्ट एक दफा मैं फिर आपके सामने रख दूं, लेकिन कंडी प्लीज जहन में रखिएगा, मैं जितने मर्जी क्वेश्चंस करवा दूं, जब तक आप लोग इंडिविजुअली घर जाके रिवाइज नहीं करेंगे, खुद से कोशिश नहीं करेंगे, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, हो गया तो हो गया है, ये हो जाएगा, हो भी गया है और हो भी जाएगा मुझे लग रहा है, अल्लाह करे मेरी दोनों बातें गलत हैं, ना ये इम्पॉसिबल अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए हुआ है, ना इंशाल्लाह ही होगा। पेज नंबर 89 का पेज नंबर 89 क्वेश्चन नंबर 11 जरा note। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप साथ में प्लीज, प्लीज नो डिस्टर्बेंस काइंडली।
जी फर्स्ट लाइन से मेरे साथ पढ़े, फिर एंड में रिक्वायरमेंट देखेंगे। नथिंग न्यू प्लीज। On 1st January 2015, Imran Limited started construction of a new factory. The construction period is approximately 15 months and the cost is estimated at 80 million. The work has been divided into 5 phases and the payment to contractor shall be made on completion of each phase. In the year, the company had the following sources of finance available. Number 1, a right issue of shares amounting to rupees 15 million on 1st January 15. The company usually pays a dividend of 10% each year. क्या अगर कंपनी यूजुअली डिविडेंड पे कर रही है तो इस साल डिविडेंड देना भी लायबिलिटी बन गया है। नंबर 2, unless declared. Bank loan of 32 million carrying a markup of 13% was raised on means obtained on 1st March 2015. ब्रैकेट्स में ना आपको कुछ डेज काउंट हुए नजर आ रहे होंगे, वो मैं अभी इसलिए स्किप कर रहा हूँ, जरा पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तो ब्रैकेट एक सेकंड स्किप कर। पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा क्या, बस ये बताओ। एक बैंक लोन है, 13% रेट है, 32 मिलियन अमाउंट है और उसका ऑब्टेन किया 1st March. Number 3, on 1st August 2015, 10 million was borrowed from bank. Interest thereon is payable at the rate of 11%. ब्रैकेट एक सेकंड पे छोड़ दें। एक दूसरा लोन है, 1st अगस्त को लिए, 10 मिलियन है, इंटरेस्ट रेट 11%. देन वो कहता है इन्वेस्टमेंट इनकम एंड टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ बोरिंग अमाउंटिंग टू रुपीज 0.5 मिलियन. हम पिछले क्वेश्चन में वर्किंग करते रहे, लेकिन यहाँ उसने शायद अमाउंट बता दी। किस चीज की अमाउंट बता दी? टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ बोरिंग्स पे उसने इन्वेस्टमेंट इनकम बता दी. डिटेल ऑफ बिल्स सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज. On the completion of 1st, 2nd and 3rd phase, 1st, 2nd, 3rd and 4th phase. फिर आगे डेट ऑफ पेमेंट्स दी हुई है, 1st मार्च है, 1st अप्रैल है, 1st अक्टूबर है और लास्ट बिल है, उसकी अभी पेमेंट नहीं हुई. बिल आ गया वैसे, उसके ऊपर टेबल के ऊपर सेंटेंस पढ़े, डिटेल ऑफ बिल्स सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द ईयर. बिल आए हैं, 3 की पेमेंट हो गई है, आखिरी की पेमेंट अभी नहीं हुई. नेक्स्ट पैराग्राफ. On 1st June 2015, कल ये बात शायद होगी भी, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी issued instructions for stoppage of work on account of certain discrepancies. का मतलब होता है कमी, कमियां रह गई हैं इन द कंप्लीशन प्लान. बिल्डिंग के कंप्लीशन प्लान में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इंस्ट्रक्शंस इशू की कि काम रोक दिया जाए. ट्रांसलेशन करने जरा सेंटेंस. किस दिन क्या हुआ? 1st जून 2015 को किसने क्या कहा कि काम रोक दें? क्यों रोक दें? जो प्लान था कंप्लीशन प्लान बिल्डिंग का, उसमें कुछ कमी थी. कंपनी फाइल्ड अ पिटीशन इन द कोर्ट. हम कोर्ट में शायद गए एंड द मैटर वाज डिसाइडेड इन द कंपनीज फेवर ऑन 31st July 2015. 2 महीने कौन कौन से? जून, जुलाई. एंड वर्क रीकमेंस्ड आफ्टर अ डिले ऑफ 61 डेज. उसने कैसे बना? जून में 30 दिन होते हैं और जुलाई में 31 दिन होते हैं, वही 2 महीने. तो 2 महीने काम रुका रहा, तो 2 महीनों की बोरिंग कॉस्ट भी अप्लाइज. चलिए आप खुद से डिसीजन लीजिएगा, मैं फिर फाइनल करता हूँ. नेक्स्ट नीचे उसने कोई पेरेंट्स पीरियड्स के डेज गिने हुए. अब इन डेज को क्यों गिन रहा है, जरा रिक्वायरमेंट में करना है. रिक्वायरमेंट्स तो है जी. फर्स्ट रिक्वायरमेंट कहता है अज्यूमिंग that loans were taken specifically for the project, calculate the amount of borrowing cost that should be capitalized in the period ending 31st December 2015 in accordance with the requirements of IAS 23 borrowing cost. क्या कहता है? कहता है assume करें जो loans लिए हैं ये specific है और calculate क्या करते हैं? Borrowing cost that must be capitalized, that should be capitalized. The B requirement, assuming that loans constituted general finance,
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट शुड बी कैपिटलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कंपनी स्टैंडर्ड्स। ये क्या कह रहा है? मतलब सेम क्वेश्चन, ऊपर जरा जाए, दो लोन है, रिक्वायरमेंट ए में क्या अज्यूम करके वर्किंग करेंगे कि लोन स्पेसिफिक है और अकॉर्डिंगली बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, और सेकंड रिक्वायरमेंट में अज्यूम करने के जनरल बोरिंग्स है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली वर्किंग करनी है। एक नीचे जरा ब्रैकेट ढूंढिएगा आफ्टर बी रिक्वायरमेंट, बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन। अभी तक जो क्वेश्चंस हम देख रहे थे, नहीं या तो उन क्वेश्चंस में लिखा नहीं होता, शुरू से अगर हम सवाल देखें तो बहुत से क्वेश्चन आए जिसमें बताया नहीं हुआ कि नंबर ऑफ डेज में गिने या नंबर ऑफ मंथ्स में गिने, तो बाय डिफॉल्ट तो नंबर ऑफ मंथ्स में ही आपने लेना। लेकिन एक पेज जरा पिछला देखा जरा, क्वेश्चन नंबर 10 में उसने बताया हुआ था, एंड में ढूंढने जरा ब्रैकेट बनी हुई, नंबर ऑफ मंथ्स की बेस पे वर्किंग करें, जो कल क्वेश्चन किया था उसमें भी नंबर ऑफ मंथ्स। मतलब मेरी इस बात कही है कि बताया हो या ना बताया हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है या मंथ्स का बताया तो मंथ्स गिनने आपने। लेकिन अगर एग्जामिनर कहे कि डेज में वर्किंग करें तो फिर हम डेज में तभी वर्किंग करेंगे। इन अदर वर्ड्स अगर ये ब्रैकेट ना होती तो मैं वर्किंग कैसे करता, मंथ्स गिनता, 5 महीने, 4 महीने, 4.5 वगैरह वगैरह गिनता। लेकिन अगर एग्जामिनर कह रहा है तो हम मंथ्स की बजाय डेज में भी वर्किंग कर सकते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं, हर महीने में कितने होते हैं, नहीं हर महीने में डिफरेंट डिफरेंट भी हो जाते हैं समटाइम्स, तो मंथ्स भी गिने जा सकते हैं। और अगर एग्जामिनर कहे तो डेज में भी वर्किंग हो सकती है, तो डेज में वर्किंग कब करेंगे अगर एग्जामिनर कहेगा, वरना हमेशा मंथ्स में ही वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो डेज अभी पर गिने हुए थे, हम खुद भी गिन लेंगे। हाँ जरा वर्किंग करें। बहरहाल इस क्वेश्चन का मेन मकसद ये है कि स्पेसिफिक बोरिंग्स और जर्नल बोरिंग्स अलग-अलग भी, और उसका फिर आपस में लिंक है वो सारा आपके सामने दोबारा रिफ्रेश हो जाए। ठीक है सर, तो आए रिक्वायरमेंट ए से शुरू करें, पहले स्पेसिफिक कर लेते हैं फिर जनरल कर लेते हैं। बिजनेस नेम, नहीं वो सब कुछ मैं बताऊंगा, बिल्कुल ठीक है, आपने सही सोचा, लेकिन काइंडली मेरे साथ साथ रहना, जब मैं पूछूंगा तब जरूर पार्टिसिपेट करें, वरना खुद से काइंडली इस वक्त आगे इसलिए ना जाए, मैं जरा चाह रहा हूँ कि बात ये एक नजर क्वेश्चन जरा सारा पढ़े, जर्नलिस्ट साथ है। अज्यूमिंग लोन्स आर स्पेसिफिक, ज़हन में रखे, जरा क्वेश्चन पढ़े, कितने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो जाएंगे। नीचे ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, वही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। राइट शेयर्स भी स्पेसिफिक लोन हो गया, राइट शेयर्स तो लोन ही नहीं है, तो वो तो ओन फंड्स एक हो गए, एक ओन फंड्स है, नीचे जो दो लोन है, अब वो दोनों लोन इस वक्त स्पेसिफिक कंसिडर होना, तो अब मिक्स नहीं करना है, दो सोर्सेज बन जाएंगे, ओन फंड्स एंड स्पेसिफिक लोन। तो जब एक से ज्यादा सोर्सेज हो जाए तो क्या डिसाइड हुआ हमारा, एक टेबल बन जाएगा, तो आधा एक सफा मेरे ख्याल सफिशिएंट होगा, नीचे इसके सेकंड हाफ पे आ जाएगा, इसी पेज के सेकंड हाफ पे जिस पेज पे वर्किंग कर रहे हैं, कितने सोर्सेज बन गए, कौन कौन से, तो टेबल एक बनवाएं जरा फाइनल, कौन सा टेबल,
इसके कॉलम्स गिनने शुरू करें जहन में। डेट बन गया, नहीं पूरा बनाया, डेट हो गई, पार्टिकुलर्स आ गए, अमाउंट सफिशिएंट है, तो नेट अमाउंट वगैरह की जरूरत नहीं है। फंड्स फ्रॉम ओन्ड एंड ओन्ड कौन से हैं, राइट शेयर्स वाले। और अच्छा, इसमें अपने अगर दो स्पेसिफिक लोन है फॉर एग्जांपल, तो दो कॉलम नहीं बनने। जिस तरह जरा रजिस्टर का पिछला पेज देखें, कल वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कितने कॉलम है, कौन कौन से? जनरल दो लोन नहीं थे, लेकिन ये बैंक लोन वाइज कॉलम नहीं बनने, किस वाइज बनने, ये नेचर वाइज बनने। ओन्ड है, स्पेसिफिक है, जनरल है। तो इस केस में यकीनन स्पेसिफिक दो लोन हो जाएंगे, लेकिन हम किस नाम से बस एक कॉलम बनाएंगे। तो एक राइट शेयर्स का बन गया ओन फंड्स, और दूसरा बस क्या बन गया, स्पेसिफिक। Any confusion? ये टेबल बनाओ, पहली डेट बनाओ, पहली डेट 1 मार्च 2015। क्या हुआ इस दिन? प्लीज इस दिन क्या हुआ मेरे भाई? फर्स्ट पेमेंट कितने की हुई? 20 मिलियन रुपीज में दिया हुआ है, रुपीज में ही कर रहा। जी सर, 20 मिलियन कहाँ से इस्तेमाल हुआ? क्या इस दिन राइट शेयर के पैसे आ गए थे? कैसे पता चलेगा, सवाल देखे यार। राइट शेयर के पैसे जनवरी में आ गए थे, कितने लेकिन थे? तो 15 मिलियन पहले वो तो यूज हो गए, बाकी 5 मिलियन किस स्पेसिफिक लोन में से यूज हुआ होगा, देख के बताएं। पॉइंट नंबर 2 वाला, क्योंकि उससे जो तीसरा है वो तो अगस्त में जाके कहीं है। सेकंड वाला जो सेकंड पॉइंट में जो लोन है वो कब ले लिया था, कितना वैसे लिया था? 32 में से कितना यूज हुआ है? 5 कितना भी बचा हुआ है? हिम्मत करते रहिएगा साथ साथ। 27 अभी बचा होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट डेट, फर्स्ट अप्रैल, सेकंड पेमेंट। जी सर जी, शेयर इशू करते हैं उस दिन पैसे आते हैं, अनलेस वो बता दे कि कुछ दिन का डिले हो गया। अगर वो नहीं बताए तो हम क्या ज्यूम करें कि किस दिन पैसे हैं, कितने महीनों बाद आए, ना करें यार। ये सेकंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट है, नहीं सेकंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट डिसीजन लेंगे इसका। इजी हो गया शायद यार, राइट शेयर्स खत्म हो गए। स्पेसिफिक कितने थे वैसे? 27 में से कितने यूज हो गए? 18 अभी भी कितने बचे होंगे? दूसरा भी तो आ गया, दूसरा अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। कब आना है, कब आना है, कब आना है? अभी 1 अप्रैल पे खड़े, वो 1 अगस्त पे आना। अभी भी कितने बचे हुए? 9 किस में से? नेक्स्ट डेट बताएं। 1 अक्टूबर, थर्ड पेमेंट। हाउ मच फिगर? 16 मिलियन। जी 16 मिलियन अब 9 मिलियन में से कैसे पे हो सकता है? 9 मिलियन किस लोन में से था? जब मार्च वाले में से। लेकिन अक्टूबर पे जाके जब ये पेमेंट हो रही है, तो क्या सेकंड लोन का 10 मिलियन भी आ गया होगा? तो टोटल हो गया होगा 19, और उसमें से यूज कितना करना पड़ा है? अभी भी कितने पैसे बचे होंगे?
कंसंट्रेशन प्लीज। $9 मिलियन था फर्स्ट लोन में से, लेकिन जब पेमेंट हुई है 1 अक्टूबर को, तो 1 अगस्त वाले दिन हमें 10 मिलियन का सेकंड लोन भी मिल गया था। तो टोटल 19 मिलियन में से 16 मिलियन यूज हुआ, 3 मिलियन अभी भी अवेलेबल है। आगे चल, एनी अदर पेमेंट? वो है तो सी 4 सी यार, कोई लोन रीपेमेंट? ढूंढे ढूंढे ढूंढे, डेफिनेटली अगर पता होगा तो बेटा तभी कर सकते हैं। तो अगर नहीं बताया, लेकिन जहन में आना चाहिए, जहन में सब कुछ आना चाहिए जो जो हो सकता है। तो शायद इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, किस अजम्पशन की बेस पे ये वर्किंग हुई है? लोन्स आर स्पेसिफिक। तो मिक्स नहीं करना है। डेफिनेटली सेकंड जब वर्किंग करेंगे तो अजम्पशन इज कि लोन्स आर जनरल, फिर क्या करेंगे चलो सोचते हैं। अब आ जाए जरा, स्पेसिफिक लोन्स है, बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की वर्किंग करनी है, डिटेल ऑफ पेमेंट्स हो गई है। अब इसकी कहाँ कहाँ जरूरत पड़नी है, ये चीज जरा सही तरह मेरे साथ समझनी है आपने। स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में अगर स्पेसिफिक बोरिंग्स है, पहली हेडिंग बताएं क्या जहन में आनी चाहिए? एंड इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन, लिखें। इसी बंद कर। इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन की वर्किंग कैसे होती है, ये मेरे साथ फुल कंसंट्रेशन से आपने सुना। रेडी? देखिए बेटा, अगर स्पेसिफिक बोरिंग्स हो ना, तो इंटरेस्ट इंकर्ड की वर्किंग करते हुए आपको लोन की अमाउंट चाहिए, उसका रेट चाहिए और टाइम पीरियड चाहिए। इस वर्किंग को करते हुए आपको डिटेल ऑफ पेमेंट्स में जाना ही नहीं। इस वर्किंग को करते हुए कहां जाने की जरूरत ही नहीं है। मसला आपने आपको नीचे जो भी टेबल बना हुआ है अभी आप देखिएगा, उसको हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी। हमें क्या देखने की जरूरत पड़नी है, जरा कसम देखिए। पॉइंट नंबर 2 में लोन लिए, कितना लिए, कब लिए, किस रेट पे लिए, ये 32 मिलियन में से कितना ड्यूरिंग द ईयर रीपे हुआ? सारा इस्तेमाल हो तो गया, लोन कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, कैश इस्तेमाल हुआ। तो लोन में से कोई रीपेमेंट नहीं हुई। 32 मिलियन रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग फ्रॉम 1 मार्च टू 31 दिसंबर। पूरी बात ये 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक महीने अगर गिन लें तो बाद में डेट भी गिन लेते हैं। 10 महीने पूरा ये आउटस्टैंडिंग एज इट इज रहा, कोई लोन में से रीपेमेंट नहीं हुई। ठीक है, लेकिन अब हमने वर्किंग करनी है जरा मंथ्स में, सॉरी डेज में। तो मेरे ख्याल एक सेकंड जरा पहले हम ये काउंट कर लें किस महीने में कितने कितने दिन होते हैं। अब आइडिया तो होगा सबको। पूरे साल में 365 डेज, और जनवरी फरवरी वगैरह में 31 डेज, फिर 28 डेज, मार्च में 31 डेज एंड सो ऑन। तो कोई नहीं, गिन लेते हैं, कैलकुलेटर पकड़ लेते। डेज गिनना कोई इश्यू नहीं है। मार्च से शुरू होने या जनवरी से? मार्च से कहां तक वसूल ना हो बाकी बाद में देख लेते हैं बीच में क्या। अच्छा, एक फर्स्ट पैराग्राफ में जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ के मुताबिक एसेट अभी कंप्लीट नहीं है, 15 महीने का ये प्रोजेक्ट है। तो 1 जनवरी से या 1 मार्च से, कहां से शुरू हुआ है? पहली पेमेंट कब हुई है? 1 मार्च। तो मींस अभी सीज डेट कोई नहीं आई, तो ये रेंट तक ही आना है। लेकिन बीच में शायद एक सस्पेंशन का मंथ 2 आ रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो मार्च के महीने में कितने दिन? 31 लिखते जाए। अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30। नहीं, पहले पूरे कर लें, बाद में माइनस कर लेते हैं। पूरे गिन के माइनस करेंगे ताकि पिक्चर सामने आ जाए। जुलाई में, अगस्त में 31, सितंबर में, दिसंबर तक पहुंचे। टोटल कितने महीने, कितने दिन बनते हैं? 306 डेज बन जाएंगे। 306 डेज बन जाएंगे। कहां से कहां तक? 1 मार्च से 31 दिसंबर। एनी कंफ्यूजन? तो डेज गिनना बड़ा इशू कोई नहीं, अकॉर्डिंगली जितने डेज हैं जिस महीने में वो गिन लेंगे।
लेकिन अभी ये तो 306 डेज आए हैं, इनमें जून और जुलाई के डेज भी आ गए हैं। तो वो वाला पैराग्राफ जरा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाला जरा दोबारा देख लें और बता दें कि काइंडली उन 2 महीनों में बोरिंग कॉस्ट अप्लाइज होनी है या नहीं। नेसेसरी सस्पेंशन नहीं है, काम यकीनन रुका है, लेकिन इस टाइम पीरियड की बोरिंग कॉस्ट अप्लाइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पूरे दिन कितने बनते हैं? बाकी बारह मेन मेरा कॉन्सेप्ट प्लीज पहले सुन लीजिएगा। मैंने क्या किया, लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखा, फिर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढा, रेट कितना 13%। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने डेज गिने, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन के डेज गिने हैं, बनते वो 306 हैं ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन उसमें से 61 डेज सस्पेंशन के मैंने माइनस कर दिए हैं और डिवाइडेड बाय 365 करके मैंने बात खत्म कर दी। इस सारी वर्किंग को करते हुए मैंने डिटेल ऑफ पेमेंट्स की तरफ देखा है और देखने की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ी है। आपने सिंपली क्या ढूंढना होता है, लोन कब लिया, कोई वापस किया उसमें से या ना कि नहीं किया, और वो लोन का फिर बैलेंस कब तक आउटस्टैंडिंग रहा। आंसर फाइनली बता दो, 279232 कर। Any confusion in this working? एक साहब कल क्लास के एंड में मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे यार, वो भाई मिल नहीं रहा मुझे, मैंने बड़ी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। आप खास तौर पे इसलिए है क्योंकि आपने कल पूछा था, वैसे तो मुझे पता था कि हालात ही हैं। चीजें कॉम्प्लेक्स जरूर है, टाइम लगता है, लेकिन टाइम देने से ही बात आगे बढ़ेगी। ये अब दूसरी वर्किंग आप करवाएंगे, एक ही स्पेसिफिक लोन है, ये दो है? ये तो कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना था यार, आपने बताएंगे। एक से ज्यादा लोन अगर हो तो कैपिटलाइजेशन रेट आता है, एक से ज्यादा कौन सा लोन अगर हो तो स्पेसिफिक में ये कोई बहस नहीं। अगर एक से ज्यादा स्पेसिफिक लोन है, अलग अलग वर्किंग होगी। दूसरी वर्किंग शुरू करवाएं। अब ये सारी स्टोरी इधर आप बताएंगे, क्या करूँ मैं? नहीं मतलब अमाउंट तो पहले बता दें, डेज में कैसे करूँ? 10 मिलियन अमाउंट है, लोन कब लिए? ठीक है 11% है, कब लिए? 1 अगस्त को लिए। इसमें से कितना रीपे हुआ है? लोन में से कुछ रीपे तो नहीं हुआ, तो असूलन 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक के दिन गिन ले जरा। गिने गिने गिने, कैलकुलेटर पे गिने जाएंगे, उंगली पे नहीं गिने, दिन नहीं, दिन उंगलियों पे नहीं गिने जाएंगे कि कोई नहीं, कैलकुलेटर अलाउड है। 31 अगस्त के प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31, कब से कब तक कितने बन रहे हैं? अगस्त से दिसंबर तक 153 बन गए, इसमें से 61 माइनस कर दें। इस टाइम पीरियड में सस्पेंशन आ ही नहीं रही, सस्पेंशन किन महीनों में रही है? तो ये गिने कहां से हमने? अगस्त से दिसंबर के दौरान सस्पेंशन आ ही नहीं रही, तो 153 डिवाइड बाय 365 5 फिगर बताइए इसको अगर ऐसे रिकंसिडर कर लें कोई मसला नहीं, गलती इंसान से ही होती है, कोई इशू नहीं। यार पिछले सवालों में तो मैं महीने गिनता रहा हूँ, ये दिन क्यों गिनने शुरू कर दिए? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी 4096। Once again, interest incurred on loan calculate करते हुए in case of specific borrowings, there is no need to look at the detail of payments. Total कीजिएगा 3253 3425। और बेटा टोटल तो कैलकुलेटर पे कर लो यार, ये भी आप देख के लिखना शुरू कर दिए, कैलकुलेटर में नजर ही कुछ नहीं आ रहा, कैलकुलेटर ही साइलेंट हो गया। इस टाइम बेटा बात प्लीज नहीं बन सकेगी, वी नीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट।
और दिस इज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट एट ऑल, ये तो मिनिमम एफर्ट है जो क्लास में हो रहा है। व्हाट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट? रहने दे, अभी हम वहां कैसे पहुंचे, हमें तो नॉर्मल एफर्ट नहीं करना आ रहा, टोटल नहीं हो रहा, हो तो गया, मैंने देख के 5 भी लिखा है जी बेटा, एक मिनट ठहर तो। लेस क्या करना होता है जी? इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स, ये गिवन है, कितनी गिवन है? अब डेफिनेटली बड़ा, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हमें एज इट इज माइनस कर देनी चाहिए देख के, लेकिन ठीक है फिगर देख के तो माइनस कर देते हैं, लेकिन मेरे साथ जरा रिवाइज भी कर लें। फॉर एग्जांपल अगर ये इन्वेस्टमेंट इनकम ना होती तो हम फिर वर्किंग कैसे करते? डेफिनेटली इस क्वेश्चन में रेट भी नहीं है, हम वर्किंग कर नहीं सकेंगे, लेकिन प्रिंसिपली स्पीकिंग हम किन फिगर्स को कंसिडर करके और किस टाइम पीरियड को कंसिडर कर रहे होते हैं मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5 लाख गिवन है, यकीनन क्वेश्चन में अगर कोई फिगर गिवन है आप उसे यूज करके माइनस कर देंगे और बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की अमाउंट आ जाएगी। लेकिन मैं ये एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि हम इन्वेस्टमेंट इनकम कैसे कैलकुलेट करते रहे हैं, अगर हमें फिगर्स की बेस पे करना होता तो कैसे करते, एक दफा दोबारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड्स अगर आपने ढूंढनी है तो फिर उसमें हमें डिटेल ऑफ पेमेंट से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अपने सामने नीचे टेबल देख लेना, अपने सामने नीचे वाला टेबल रखना। तरीका इसका ये होता है कि स्पेसिफिक फंड्स वाला कॉलम आपने देखना है, ऐसे ही करते रहे शायद हम, और साथ क्वेश्चन भी लिंक करना पड़ना है। लोन्स 2 डिफरेंट डेट्स पे आए हुए हैं, इसलिए अकॉर्डिंगली अलग अलग जरा साथ साथ रहेगा प्लीज। कितना लोन लिया था? तो लोन लेने से 32 मिलियन कैश अवेलेबल हो गया होगा, किस दिन हुआ था अवेलेबल? अब तेरा टेबल पढ़ना शुरू करें मेरे साथ। 1 मार्च वाले दिन ही, पहले दिन ही 5 मिलियन पे हो गया, इसका मतलब 27 मिलियन फंड्स रह गए थे, फंड्स रह गए। तो उस 27 मिलियन पे एक महीना जरा गिना देख जरा, एक महीने की सरप्लस फंड्स की इन्वेस्टमेंट इनकम आनी चाहिए, कौन से महीने की? फिर अप्रैल का स्टार्ट आ गया, तो 27 में से 18 माइनस हो गया, 9 किस दिन बच गया? तो 9 मिलियन पे साथ रहना, आगे अभी जज्बाती हो रहा है थोड़ा, नया मसला भी है नीचे, सेकंड लोन भी है, रिलैक्स रिलैक्स। ये 9 मिलियन सरप्लस रहेगा अप्रैल मई जून जुलाई, वो फिर एक अलग बहस है कि जून जुलाई में सस्पेंशन रही है देयरफॉर वो लेस नहीं होगा, लेकिन असूलन कितने मंथ्स बनते हैं? अप्रैल मई जून जुलाई। अब मैं जुलाई पे जानबूझ के इसलिए रुका हूं कि थर्ड पॉइंट पढ़े ऊपर, अगस्त में नया लोन लेने से फिर सरप्लस कैश सिर्फ 9 नहीं रहा, उसमें 10 ऐड भी हो गए, तो वो यकीनन यहाँ नहीं लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पेमेंट्स लिखी हुई। तो 9 मिलियन पे 4 महीनों की इन्वेस्टमेंट इनकम, कौन से 4? अप्रैल मई जून जुलाई की हम वर्किंग करते, और फिर जब 1 अगस्त पे इकट्ठे होते तो 9 प्लस 10 या माइनस 10? प्लस 10 फर्दर कैश आ गया, तो 19 मिलियन पे जो कैश आया उसके जरा दिन गिने, जरा अगस्त सितंबर और अक्टूबर का स्टार्ट है, मेरा नहीं ख्याल अक्टूबर गिनेंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर भी गिनेंगे, ये अक्टूबर का स्टार्ट ही है, कौन से 2 महीने बनेंगे? अगस्त सितंबर। कितनी अमाउंट बनेगी? 19 मिलियन पे अगस्त और सितंबर के 2 महीनों की वर्किंग करते। फिर कौन सी डेट आ गई? 1 अक्टूबर। तो कितने में से कितना लेस हो गया? 19 में से 16 लेस हुआ, रिमेनिंग रह गया 3 मिलियन। फिर डेफिनेटली वो 3 मिलियन रिमेनिंग जो टाइम पीरियड बनता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन खत्म नहीं हुई है, पूरा साल चल रही है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जो रिमेनिंग 3 मंथ्स है उस पे फिर हम 3 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट सरप्लस फंड्स? जनरल बोरिंग्स वाला कॉलम सामने रखें और देखें कैश किस दिन आया था और किस किन दिनों पे फिर वो इस्तेमाल हुआ। आप लोगों ने स्पेसिफिक बोरिंग्स का कॉलम सामने रखें और किस दिन पैसे कितने कितने इस्तेमाल हुए वो हम कंसिडर कर रहे थे। ये काम हमने क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू किया था क्योंकि वहां से जरा क्वेश्चन मिक्स हुए थे, तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आज जो मैं क्वेश्चंस घर के लिए रिवाइज करने को कहूंगा आप उसे थॉरोली प्लीज रिवाइज करेंगे, और जिस तरीके से मैं इस वक्त एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ काइंडली जरूर कोशिश करिएगा, ये इम्पॉसिबल नहीं है प्लीज। जी सर। नहीं, दोनों लोन में बिल्कुल अलग अलग नहीं है, ये भी बात चला कर आपके ज़हन में आ गई तो क्वेश्चन नंबर 2 जरा ढूंढे, बचपन ढूंढे क्वेश्चन नंबर 2,
ये लोन्स पे बहस ही नहीं है, ये तो लोन के कैश पे बहस है। तो कैश लोन 1 का हो या 2 का हो, जहां से भी बचा है वो सरप्लस फंड है। क्वेश्चन नंबर 2, कोई ये इशू नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 में बात हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ढूंढना है अपने पास, इसका जरा आंसर ढूंढना है, क्वेश्चन सामने रखना है, क्वेश्चन भी रखना है। सर जी उसमें पार्ट देखे सर, शुरू तो करें सर तो फिर वही तो बात है सर, उसमें कौन सा 500 पार्ट है, एक ही सिंपल पार्ट। आप ये बता दें जरा सवाल देखे, क्वेश्चन नंबर 2, वो बचपन वाला क्वेश्चन नंबर 2, उसमें लोन है कितने? सवाल देके बताएं, स्पेसिफिक है या जर्नल है? 2 स्पेसिफिक है। उसका इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट कैसे हुआ? चलो यहाँ बात हुई है तो जरा रिवाइज ही कर लेता हूँ। अलग-अलग कैलकुलेट हुआ है या इकट्ठा ही हो गया? लोन अलग, लोन भी अलग, जिस तरह भी हुआ। लेकिन सरप्लस फंड्स की वर्किंग शायद वहां की थी, वो बचपन जरा था, बच्चे थे हम जरा, एक सॉर्ट ऑफ डेट वाइज वर्किंग की थी शायद, नीचे जरा ढूंढने की, जरा वर्किंग 1 शायद बनाई हो उसका, जरा पढ़े, जरा क्वेश्चन साथ रखेगा, साथ क्वेश्चन भी रखे जरा। लोन ए कब लिया था, जरा डेट्स बताएं मेरे। 1 जनवरी 2005, 5 लाख लोन लिया था। लोन लेने से कैश आ गया था, बल्कि शायद मैं वर्ड जरा सही करना था, 5 लाख कैश आ गया था। फिर फर्स्ट एक्सपेंडिचर हुआ था मेरा ख्याल है 1 मार्च को जाके, तो डेफिनेट एक्सपेंडिचर होने से कैश कम हो गया था। फिर 2 लाख बच गया था, चलते जहाँ पे इस तरह आगे। सेकेंड एक्सपेंडिचर हुआ कितना? 1 लाख, डेट देखते रहे 30 अप्रैल, फिर रिमेनिंग रह गया। फिर जाके 1 जून पे, 1 मिनट रुको, 1 जून पे जाके लोन बी का कैश आ गया, तो कैश प्लस हो गया। तो कैश को अलग-अलग रखने की कोई जरूरत नहीं है, कैश लोन के अगेंस्ट आ गया, कैश आ गया लोन लेके, कैश आ गया तो प्लस हो गया, प्लस हुआ माइनस हुआ, तो मीन्स पहले 1 लाख बच गया था, 4 लाख और शायद आ गया, बाकी फिगर देख लें आप, और मेरा ख्याल है दोबारा 5 लाख शायद हो गया। 1 लाख पहले था, 4 लाख और कैश लोन के अगेंस्ट आने से प्लस होकर टोटल 5 लाख कैश हो गया। अब कैश ने इन्वेस्ट होना है, लोन का डेफिनेटली रेट डिफरेंट है, तो लोन के रेट तो अलग-अलग है, इसकी उसकी वर्किंग अलग करनी पड़ेगी, लेकिन जो कैश है उसकी इन्वेस्टमेंट का रेट एक ही है, तो वो कैश इकट्ठा होकर इन्वेस्ट हो जाएगा। अनलेस हमें बताया हो कि किसी स्पेसिफिक लोन का जो कैश है वो कोई अलग रेट पे इन्वेस्ट होना है, किसी दूसरे का कैश अलग, फिर डेफिनेटली हम इकट्ठा नहीं कर सकेंगे, फिर हमें कंबाइन वर्किंग करनी है। लेकिन सोचना क्या है सरप्लस फंड्स कैलकुलेट करते हुए कि कैश कितना अवेलेबल हो गया था, और अगर कोई इजाफा या कमी हुई है अकॉर्डिंगली वर्किंग करनी है। अब ठीक है प्लीज, चलिए वाइंड अप कर लें, फिर जनरल बोरिंग्स के बाद इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस करके, बहरहाल फिलहाल क्वेश्चन में फिगर है तो एज इट इज बस माइनस कर दें। 2745, व्हाट इज दिस अमाउंट? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, रिक्वायरमेंट ए के मुताबिक this is a borrowing cost to be capitalized, assuming loans are specific, assuming loans are specific। जी ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलें बी रिक्वायरमेंट शुरू करें। बी रिक्वायरमेंट की हेडिंग बनवाएं। प्लीज बी रिक्वायरमेंट की हेडिंग बनवा दें। assuming loans are, कौन सा लोन इज जनरल? बोथ लोन्स आर जनरल, तो ये अगर लोन्स जर्नल थे तो इसी डेटा में कैसे वर्किंग होगी? assuming loans are, जी स्टार्ट लें, थोड़ा सा आप करवाने की कोशिश करें। हाँ जी, सबसे पहले फार्मूला बिल्कुल सही है। सबसे पहले अब इस चेंजिंग सिचुएशन में आपके जहन में फार्मूला आना चाहिए कि मैंने किस फार्मूले की बेस पे फिगर्स ढूंढनी है, तो बताएं। एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटलाइजेशन रेट इनटू टाइम पीरियड ऑफ एक्सपेंडिचर्स।
एक्सपेंडिचर्स इनटू कैपिटलाइजेशन रेट इनटू टाइम पीरियड। एक और जरा डिसीजन ले लें। अब इस रिक्वायरमेंट बी के एंगल से कितने सोर्सेज हैं, जरा देखिए सवाल। 5 सोर्स। इस रिक्वायरमेंट बी के एंगल से हमारे सवाल में फंड्स कहाँ कहाँ से आए हैं? राइट शेयर तो एज इट इज है, ओन्ड भी हैं, और अब जर्नल लोन, ओन्ड और जर्नल है। तो क्या वंस अगेन पहले ये सोचें, टेबल बनेगा? टेबल बनेगा सर, टेबल बनेगा इन कॉलम्स के साथ, और जाने दें यार, डेट बने, डेट के साथ, पर्टिकुलर्स के साथ, जानना ना थोड़ा प्लीज, पूरी बात करें ना, अमाउंट के साथ। फंड्स फ्रॉम में कौन कौन से कॉलम बनेंगे? राइट शेयर्स और स्पेसिफिक की जगह जर्नल। रिवाइज टेबल बना, इसके नीचे 5-6 लाइनें छोड़ दें, टेबल बना। Date, particular amount, funds from, right shares, जी नेक्स्ट कॉलम जनरल। कितने जनरल लोन है? तो जनरल लोन 1 और जनरल लोन 2 अलग अलग कॉलम बनेंगे। जनरल लोन्स का बस एक कॉलम, ये बनाएंगे जरा खुद से, इसे कंप्लीट करें। ये मिलाना प्लीज, स्टार्ट। बन गया, इतनी जल्दी बन गया? ये बन गया, ये तो मेरा भी बन गया, आगे बना। ये लाइनें लग गई हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, इंशाल्लाह लग गई होंगी। सभी कोशिश करें। ये दानियाल साहब, अपने फंड्स इस्तेमाल नहीं होने, अपने फंड्स यूज नहीं होने प्रोजेक्ट के लिए, अपने फंड से पैसे जाने नहीं। इस टेबल में यही देखना है कि अपने पैसे कौन से गए हैं, और उसके बाद फिर लोन से कौन से गए। सारे पैसे लोन से तो नहीं इस्तेमाल हो रहे, जो अपने गए हैं उन पे डेफिनेटली फिर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होना, लेकिन वर्किंग करेंगे तो पता चलेगा। ये 1 मार्च सेम ब्रेकअप हो जाएगा, पहले ऑन फंड्स और फिर अब स्पेसिफिक की जगह जनरल। सेम टेबल बन जाएगा, तो फिर बनाने की क्या जरूरत है? नाम चेंज कर लेते हैं ऊपर, इस चक्कर में ना पड़ जाएगा, जरूर बनाए। ये आ गया हुआ क्वेश्चन लोगों के जहन में, इसलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ। वही तो है, इसको काट के जर्नल कर लेते हैं, तो जितनी देर में उसे काट के जर्नल लिखना है आपने, उतनी देर में प्लीज ने बन जाना। चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में प्लीज बनाए। अब ये जर्नल के कॉलम में जो फिगर्स लिखी हैं, ये बता क्या रही हैं? ये फिगर्स क्या बता रही हैं? ये एक्सपेंडिचर्स हुए,
और जनरल बोरिंग के केस में एक्सपेंडिचर्स पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। ये बन गया चीटर? जी हाँ जी। एक्सपेंडिचर नंबर 1 बताएं। 5 मिलियन। यार वो तो 20 मिलियन है, ये हुआ ना सवाल। बिल्कुल आपकी बात सही है, 20 मिलियन है, लेकिन 20 मिलियन में से 15 मिलियन इस्तेमाल कहां से हुआ है? अपने पैसों से, देयरफॉर उस पर कोई इंटरेस्ट इनकर नहीं होगा। अब कौन से कॉलम से आपने ये फिगर्स उठानी है? ये एक्सपेंडिचर्स कहां से मिलेंगे? डिटेल ऑफ पेमेंट्स में जर्नल बोरिंग्स के कॉलम से। इसलिए तो बड़ा वो टेबल बना। 20 लिखूं या सिर्फ 5 लिखूं? 15 क्यों नहीं? और राइट शेयर से जो पैसे इस्तेमाल हो गए उस पर इंटरेस्ट नहीं इनकर हुआ। ओके जी प्लीज। कहां से फिगर्स मिलेंगी ये जर्नल बोरिंग एक्सपेंडिचर्स की? डिटेल ऑफ पेमेंट्स में जर्नल बोरिंग से कॉलम में से। ठीक है। कैपिटलाइजेशन रेट का इशू है। कैपिटलाइजेशन रेट का इशू है कब होता है? जब एक से ज्यादा, हमारी भी कुछ समझ नहीं आ रही, कभी ये लोन स्पेसिफिक है और कभी ये जनरल है, समझ आ रहा है। अब हम रिक्वायरमेंट भी कर रहे हैं, इतना भी कोई इम्पॉसिबल नहीं। नहीं मैंने आपको नहीं कहा, ये सबके ज़हन में सवाल है। क्या अज्यूम हो रहा है सर स्टोरी में? लोन्स आर जर्नल, तो देयरफॉर अगर एक से ज्यादा जर्नल लोन्स हो तो कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट होता है। कैपिटलाइजेशन रेट कैसे कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट इनकम ढूंढना होता है, बोरिंग कॉस्ट इनकम ढूंढनी होती है, और वेटेड बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड करना होता है। बोरिंग कॉस्ट इनकम जस्ट स्टेटमेंट नहीं बेटा, ऐसे ना करिए, अगर इतना ये सिंपल होता होमवर्क हो जाना। बोरिंग कॉस्ट इनकम एंड वेटेड बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग, वेटेड एवरेज बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग। फॉर्मूला प्लीज लिखिए, दोबारा नीचे जाए वर्किंग तो मटू ना। ये वर्किंग स्टार्ट करने से पहले आप इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 6 ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 6 में एक कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट हुआ हुआ। सवाल साथ रख के अगर एक नजर रिवाइज कर लें, कैपिटलाइजेशन रेट काफी लंबी एक वर्किंग हो गई थी। उसकी रीजन जरा देखें, सवाल सामने रखें, पेज नंबर 84 है। जरा रिवाइज काइंडली करें कि वर्किंग कैसे हुई थी, क्या करना होता है वर्किंग करते हुए? क्या लोन्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस चाहिए होता है? सर जी चाहिए होता है सर। लोन 1 50 लाख डिबेंचर, पूरा साल लोन आउटस्टैंडिंग रहा, पूरे साल का इंटरेस्ट भी आया और बेस में पूरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी 50 लाख आया। किसी को नजर आ रहा है सर? लेकिन सेकंड लेजर देखें, सवाल में लेजर 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 बने हुए पेज नंबर 84 पे, हमने तो खोला ही नहीं सफा, प्लीज खोल लें। सेकंड लोन फर्स्ट 6 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20 लाख अलहदा था, और सेकंड 6 मंथ्स का 18 लाख अलहदा था। तो फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट और अकॉर्डिंगली आउटस्टैंडिंग बैलेंस 6 महीने में एडजस्ट हुआ, ऐसे ही हुआ सर। और सेकंड 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 18 लाख पे आया और देयरफॉर 18 लाख को फिर 6/12 भी किया, ऐसे ही हुआ सर। थर्ड लोन आप बताएं क्या हुआ? फिगर्स के साथ, फिगर्स के साथ 3 लाख पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आया और अकॉर्डिंगली 3 लाख 6 मंथ्स पे वेट हुआ, और फाइनली 7 लाख पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट और 6 मंथ्स का अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है सर। अब दोबारा ही वर्किंग और से देखें, यही वाली वर्किंग, यही क्वेश्चन नंबर 6 वाली। इस वर्किंग को करते हुए क्या कोई डिटेल ऑफ पेमेंट्स वगैरह को देखने की जरूरत पड़ेगी? किसे देखने की जरूरत पड़ेगी? लोन्स को, कब लिया, कब रीपे हुआ, कितना अर्सा आउटस्टैंडिंग रहा, सिर्फ ये देखना पड़ेगा।
कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हुए वर्ड्स पे जरा गौर करें, क्या चाहिए हमें? बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन जनरल लोन्स, और जनरल लोन्स का फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस चाहिए। तो इस वर्किंग को करते हुए भी हमें कोई भी डिटेल ऑफ पेमेंट्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जिससे कल भी नहीं पड़ी। ये ऑटो अकाउंट ढूंढेगा जो कल वाला क्वेश्चन था, कल वाले क्वेश्चन की वर्किंग ढूंढे। इसका सवाल का पेज नंबर बताइएगा, पेज नंबर 257, 97, तो 97 पेज निकालें क्वेश्चन का। क्वेश्चन का पेज नंबर 297 और आंसर रजिस्टर में देख के बताएं सिंपली क्या कैसे बस वर्किंग कर ली आपने। फाइनेंस कॉस्ट मींस पूरा इंटरेस्ट उठाया और वेटेड एवरेज बैलेंस दिया हुआ था, एवरेज बैलेंस दिया हुआ था, उससे डिवाइड कर लिया। कोई डिटेल ऑफ पेमेंट्स को नहीं देखा। इसी तरह जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 किया, 3 किया, सिर्फ क्या उठाया? इंटरेस्ट इनकम उठाया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस उठाया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने अभी दिखाया वो इसलिए दिखाया कि समटाइम्स हो सकता है कि लोन पूरा साल आउटस्टैंडिंग ना रहे, तो अकॉर्डिंगली फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। आए एक दफा फिर इस बात को मेरे साथ अप्लाई करनी है। बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड, फर्स्ट लोन बताएं जी कितना? फर्स्ट लोन की अमाउंट बताइएगा, 32 मिलियन। रेट बताएं 13%। 32 मिलियन कितने अर्सा आउटस्टैंडिंग रहा? अब ये गिन लिया हमने पहले भी। अब मंथ्स नहीं गिने, डेट्स गिननी है, डेज गिने में डेज दोबारा गिनने, वहां गिने भी हुए ना 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 ना, वो और चीज है, ये और चीज होने लगी है, वो भी गलती होनी है, मैं बताता हूँ अभी। ये लोन कब लिया? 1 मार्च, 31 दिसंबर तक कोई रीपेमेंट नहीं हुई। कितने दिन गिने थे? 306 गिने थे। स्पेसिफिक वाली वर्किंग एक सेकंड देखें, यकीनन उस वर्किंग में 61 माइनस हुआ था सर, हुआ था, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जर्नल बोरिंग्स में रेट कैलकुलेट करते हुए आपने कमेंसमेंट डेट, सीज डेट, सस्पेंशन पीरियड कंसिडर नहीं करना, रेट कैलकुलेट करते हुए। हाँ, वो कब कंसिडर होगा? जब उस रेट को फिर एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये काम जो मैंने अभी बोला आपने क्वेश्चन नंबर 9 में किया है। क्वेश्चन नंबर 9 का जरा आंसर ढूंढना अपने रजिस्टर में। कौन सा क्वेश्चन नंबर 9? कौन सा रजिस्टर? इतना भी क्यों जज्बाती हो रहा हूं मैं? वो होमवर्क वाले रजिस्टर में होगा। किसी एक आदमी अगर किया हो तो सबकी तरफ से हो जाएगा, जरा ढूंढने जरा, और अल्लाह करे वो मैं ही ना हो, कोई एक आदमी। इस सवाल में बेटा 3 जनरल लोन से ABC। कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 है? मिल गया? तो इसमें आपने वर्किंग जब की होगी तो पूरे साल का इंटरेस्ट दिया, तो तीनों लोन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे। हालांकि ये सवाल देखें जरा, इस सवाल का पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 86-7 पे है। इसमें कमेंसमेंट डेट ढूंढ के बताएं क्या है? बोरिंग कॉस्ट की कमेंसमेंट डेट, चले ठीक है 1 अप्रैल, लेकिन सही नहीं आप बता रहे। ठीक है, सॉरी 1 अप्रैल, ठीक है 1 अप्रैल। सीज डेट बताएं 31 अक्टूबर। तो कैपिटलाइजेशन का टाइम पीरियड बनता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऐसे ही अप्रैल से आगे गिने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ्स बनते हैं। इसमें कोई सस्पेंशन नहीं थी। लेकिन जब आपने कैपिटलाइजेशन रेट निकाला है तो आपने लोन्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिया है और वो पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे हैं, तो आपने कोई 7 मंथ्स का नहीं वर्किंग की, आपने पूरे पूरे साल की वर्किंग की। लेकिन जब आपने कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लिया है तो अपनी नेक्स्ट वर्किंग जरा देखें, फिर आपने जब उस रेट को एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई किया तो उस वक्त डेफिनेटली फिर आपने कंसिडर किया है कि सीज डेट कब आई है, एक्सपेंडिचर की डेट से फिर सीज डेट तक आपने गिना। तो कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हुए कमेंसमेंट, सीज और सस्पेंशन पीरियड कंसिडर नहीं करते, रेट जब आ जाएगा फिर कंसिडर करेंगे। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 9 के नीचे एक नोट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 के नीचे एक नोट लिखा, वहां से जरा इंग्लिश में पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ। वाइल कैलकुलेटिंग क्या, वाइल कैलकुलेटिंग क्या, इसे कंसिडर नहीं करते। Outstanding balances are considered and commencement, cease and suspension periods are not considered while capitalization rate calculation.
ऑब्वियसली कंसिडर होना है, लेकिन तब होना है जब उसने रेट एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई होना। तो ये बात भी मैं अभी कंप्लीट कर देता हूं, तो वापस आए करनी क्वेश्चन में। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग इन्वॉल्व हैं प्लीज इस बहस में। तो बात मेरी बेटा फिर ये बन जाएगी 32 मिलियन। अपने कंप्लीट करने दीजिएगा, इसे देख के ना लिखें, देख के लिखना है आप यकीनन, देख के आपने यकीनन लिखना है, लेकिन 1 मिनट में बात पूरी कर लेना। 32 मिलियन इंटू 13%, फाइनल बताएं क्या करो, इंटू 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 डेज में वर्किंग करनी है, डेज में वर्किंग करनी है यार। 306 डिवाइड बाय 61 माइनस क्यों नहीं कर रहा, वो माइनस होने हैं जब बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन हो। इस वक्त मैंने सिर्फ क्या कंसिडर किया, लोन कब लिया, कितना अर्सा आउटस्टैंडिंग रहा, हमारे पीरियड में 306 डेज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ठीक है, लेकिन 1 मिनट ठहर जाए, बेस बनवाए जरा, इस लोन की बेस बनवाए, पूरा 32 मिलियन आएगा। नो सर, अगर इंटरेस्ट लेस देन 1 ईयर का होगा तो अकॉर्डिंगली बेस में भी लोन की आउटस्टैंडिंग बैलेंस एडजस्ट होगा। मंथ्स में कर रहे होते 10 मंथ्स का इंटरेस्ट होता, 10 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता, डेज में अगर कर रहे हैं तो 306 डेज का इंटरेस्ट ले रहा हूं और अकॉर्डिंगली 306 डेज पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस एडजस्ट होगा। बात मेरी समझ आ गई है? अगर लेस देन 1 ईयर का इंटरेस्ट ले रहे हैं तो अकॉर्डिंगली बेस भी एडजस्ट होगी। अगर पूरे साल का ले रहे हैं तब भी बेस एडजस्ट होती है, लेकिन उसको 12/12 हो रहा होता जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैंने कहा प्लीज पहले देख लें। एनी कंफ्यूजन? व्हाट इज द ओनली न्यू थिंग प्लीज? आई थिंक डेज के अलावा कोई नई चीज नहीं है। लेस देन 1 ईयर का इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंगली बेस एडजस्ट हो रही है। दूसरा काम करवा दें, तो बात सही तरह क्लियर हो जाएगी। 10 मिलियन सब कुछ फाइनल कर देगा, मल्टीप्लाई 11% और मल्टीप्लाइड बाय गिनदे 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 153 में 61 डेज है ही नहीं, और अगर होते भी तो कंसीडर नहीं होने थे। और बेस बनवाए 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 153 बाय 365, फाइनल है सर। लिखे, अब ये ना कह दिएगा हमने लिखा हुआ। 153 कहां से आ गए? दिया भी हुआ है बेटा, गिना भी हुआ है यार, गिना हुआ है, दिया तो हुआ है। क्या वही दिया हुआ जो आपने गिना है? जी 11%। जी रेट सॉल्व कर दो, करी यार करी, मेरा मुझे पता है। कभी मोबाइल दिया किसी को? और कोई कैलकुलेटर मांगे तो बल्कि से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ले ला यार। मोबाइल कितने कितने जेब में रखे होते हैं, और कैलकुलेटर अगर क्लास नहीं, क्लास में भी किसी के पास हो तो सबकी तरफ से हो जाता है, जरूरत है। अगर कभी रास्ते में याद आए कि मोबाइल घर रह गए तो कहाँ आएंगे? कहीं नहीं आएंगे, वापस जाएंगे। और अगर कैलकुलेटर रह गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ सर। कब से सर? इतनी जल्दी क्या है मेरे भाइयों, प्लीज जल्दी है। एक भाई आपका क्लास में मुसलसल महीने दिन गिन रहा है कि कितने पेपरों में दिन रह गए, और हर दिन आके बताता मेरे एक दिन और कम हो गया। आपका भी जी रेड भाईजान।
क्या ये इक्वेशन इकट्ठी सॉल्व करना कंपलसरी है? जी कंपलसरी है, हो तो नहीं रही लेकिन करके ऐसे छोड़नी है। इंटरेस्ट इंकर्ड की फिगर्स बताइएगा जी। और मेरे भाई लहदा वर्किंग कर लो, किन चक्करों में पड़ गए हो? मैंने ब्रैकेट में बना के छोड़नी है, डिवाइड बाय चाहे हो ना हो। प्लीज सॉल्व कर दे। इंटरेस्ट इंकर्ड बताइए कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग बताएं। 3 9 और ठीक है लहदा बता रहे 3 4 8 7 5 6 2 प्लस 4 6 1 0 9 6 डिवाइड बाय बताएं 2 6 8 2 7 3 9 7 काइंडली प्लीज स्पीड अप वाइंड अप करें सर। प्लस 4 1 9 1 7 8 1 अभी भी प्लस करके डिवाइड किया जा सकता है। फाइनल आंसर प्लीज। जी वकार साहब अगर क्वेश्चन में ना डेज बताए होते तो फिर हम गिन लेते यार। अब डेज बताए हमें तो वही हम गिन लेते हैं, नहीं गिनने तो ना गिने, लेकिन काइंडली अगर बताए ना हो तो गिन सकते हैं। 12.73%। ठीक है जी प्लीज। बहरहाल इसमें मेन जो चीज डिस्कस हुई है वो क्या है, कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करते हुए सी सस्पेंशन कमेंसमेंट डेट्स कंसीडर करने की बजाय आपने लोन के आउटस्टैंडिंग बैलेंस को कंसीडर करना है। ओके प्लीज। अच्छा इसमें एक और चीज साथ साथ मेन कॉन्सेप्ट फाइनल करें जरा। एक इन्वेस्टमेंट इनकम दी हुई है, इन्वेस्टमेंट इनकम दी हुई है। इन्वेस्टमेंट इनकम का कोई काम जर्नल बोरिंग्स में नहीं है। इन्वेस्टमेंट इनकम का वर्ड हम सुनते ही कहाँ रहते हैं, और अगर सपोज जनरल बोरिंग्स का क्वेश्चन है तो सारी इन्वेस्टमेंट इनकम अगर हुई भी है तो कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। असल में इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट क्या था, जरा एक सेकंड रिवाइज करें। स्पेसिफिक लोन जरा ध्यान में लाएं। स्पेसिफिक लोन क्या होता है, जो क्वालिफाइंग एसेट के लिए दिया होता है। तो अगर क्वालिफाइंग एसेट के लिए जो पैसे लिए हुए आपने वो टेम्परेरी तौर पे बच जाए तो वो होते क्वालिफाइंग एसेट के लिए। टेम्परेरी बचे हुए हैं तो इन्वेस्ट होकर इनकम बनेगी और फिर अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट इनकम में से माइनस हो जाती है। लेकिन जर्नल बोरिंग्स के जो पैसे हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं है, उसमें जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बस क्वालिफाइंग एसेट के लिए। इट मींस जो जर्नल बोरिंग से अगर एक्स्ट्रा पैसे पड़े भी हों और वो इन्वेस्ट हो भी जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि उन जनरल बोरिंग्स के पैसों ने सारा क्वालिफाइंग एसेट पे लगना था। तो जनरल बोरिंग्स के पैसे अगर सरप्लस हो तो इन्वेस्ट हो सकते हैं। जनरल बोरिंग के पैसे अगर पड़े हों तो इन्वेस्ट हो सकते हैं, इन्वेस्ट हो सकते हैं। अगर सरप्लस कैश पड़ा तो इन्वेस्ट हो सकता है, लेकिन वो इन्वेस्ट होगी जो इनकम जनरेट होगी वो कैपिटलाइज नहीं होगी, वो मतलब आपकी वर्किंग ऑफ कैपिटलाइजेशन में नहीं आएगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम बनेगी। ये पॉइंट भी मेरा ख्याल है कहीं क्वेश्चन नंबर 9 के नीचे शायद लिखा होगा कहीं, जरा ढूंढिएगा कहीं, या क्वेश्चन नंबर 5 के कहीं नीचे लिखा होगा, जरा ढूंढे 5 या 9 के नीचे कोई नोट होगा। 5 के नीचे मेरा ख्याल है, हाँ जी 5 के नीचे पढ़िए जरा एक नोट किया। इन्वेस्टमेंट इनकम की डिडक्शन का कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक में है या जनरल में है, ये लिखा है कोई नोट? क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर बताइए, इसके आखिर में शायद लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो कहीं लिख लेते हैं। मिल गया? क्या जिसका लिखा होना चाहिए उसका लिखा हुआ है? क्वेश्चन साइलेंट हो गया ये भी। आगे जरा कैंडिलेस करवा दें यार, इन्वेस्टमेंट इनकम कैपिटलाइजेशन रेट में से इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस करवा दें। जनरल बोरिंग्स के केस में इन्वेस्टमेंट इनकम का क्या करेंगे, कुछ करेंगे, ये भी नहीं कि कुछ नहीं करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट इनकम हुई है तो डेफिनेटली कैपिटलाइजेशन की वर्किंग में कुछ नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में सारी इन्वेस्टमेंट इनकम। आ जाओ आप जी, रेट करें
रेट का क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें, क्या रेट आया है, टाइम पीरियड कहां से देके बताएंगे, बुक से नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है ये, बिल्कुल बुक से नहीं, डिटेल ऑफ पेमेंट से देख के बताएंगे, बुक से बिल्कुल नहीं देखेंगे, डिटेल ऑफ पेमेंट्स वाले टेबल में जाएंगे, आखिरी कॉलम में जाएंगे, 5 मिलियन की अमाउंट की लेफ्ट साइड पे डेट पढ़ेंगे, कहां से कहां तक गिनेंगे, एक्सपेंडिचर की डेट से ऑनवर्ड्स बैलेंस शीट डेट तक गिनेंगे, लेकिन बीच में अगर कमेंसमेंट सीज डेट का प्रॉब्लम आया तो अकॉर्डिंगली कंसिडर करेंगे। फाइनल जरा डेज गिन के मुझे बताएं, फाइनल डेज गिन के बताएं, ये कब से कब तक वैसे टाइम पीरियड बनता है, मार्च से दिसंबर तक ही बनता है, लेकिन बीच में अब 61 डेज आ रहे हैं, तो देयरफॉर अब कंसिडर करेंगे आप, मींस टू से 306 माइनस 61 डिवाइड बाय 365, तो क्या सस्पेंशन, कमेंसमेंट और सीज ने जर्नल बोरिंग्स में कंसिडर ही नहीं होना, होना है, कहाँ नहीं होना है, कहाँ होना है, कैपिटलाइजेशन रेट की कैलकुलेशन में नहीं होना, एक्सपेंडिचर से जब रेट मल्टीप्लाई होना उस वक्त कंसिडर होना। आई होप कि आप में चीजें रह सकती हैं जी, कंप्लीट करें जी, खुद से वर्किंग करें, बाकी बता। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर है 18 मिलियन, कर दे खुद से गिन दे जरा, पहले पूरे गिने, बाद में माइनस करके लिखिएगा। कहां से बनता है, 1 अप्रैल से बन रहा है, 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक टोटल बनेंगे मेरा ख्याल है 275, ये काउंट करें जी प्लीज, अप्रैल से दिसंबर तक, नीचे टेबल में गिवन तो है, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो काउंट करने आने चाहिए, एक दफा गिन लें, 275 बन जाएंगे, माइनस लेकिन 61 सस्पेंशन के डेज आ रहे हैं बीच में, एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मेरा ख्याल है सिंपली सॉल्व करके ना लिख लीजिएगा, डेफिनेटली इसे सॉल्व तो होना ही है, लेकिन माइनस 61 लिख लें जरा, ताकि अकॉर्डिंगली बाद में रिवीजन करते हुए याद आ रहे। एंड फाइनली लास्ट एक्सपेंडिचर 16 million into 12 point, date of expenditure is 1 October, 3 months बनते हैं, अक्टूबर 31, 30, 31, 92 डेज बनेंगे, तो 92 माइनस 61, और जाने दें यार, इतना अच्छा लग रहा है, अब क्या मसला है, अब क्या मसला, इन 92 डेज में कौन से डेज आ ही नहीं रहे, सस्पेंशन के डेज किन महीने में थे, किन महीनों में थे, जून जुलाई, तो 92 एज इट इज आ गया। बहरहाल अब क्लियर हो रहा है ना प्लीज, कब क्या हुआ, कब क्या हुआ, फाइनल आंसर बताओ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर, 4 to 7 240 13 43 451 and 513 385, ठीक है, टोटल कर दो, 228 4 0 7 6 कैलकुलेटर साथ वाले ने ले लिया जिसका था, और मैंने मोबाइल निकाल लिया जिस पे पहले को अच्छा काम हुआ, ये बेटा कैलकुलेटर मोबाइलों के बस की बात नहीं है, आज घर में रह गया, मतलब कमाल हो गया, रात को टेबल पे पढ़ते पढ़ते रह गए। प्लीज सीरियस हो, प्लीज सीरियस हो, ये बहुत ज्यादा सीरियस इशू है, आप इन चीजों को सही लाइटली ले रहे हैं। घर के लिए जरा होमवर्क लिखें यार, घर आज जाके कौन कौन से क्वेश्चंस आपने
प्लीज रिवाइज करने हैं। अच्छा, ये रिवाइज का मीनिंग क्या होता है? देखने हैं। अब बेटा मैंने आप लोगों से पूछा है, एक भाई ने कहा देखने हैं। रिवाइज का मतलब ये होता है कि पहले किए हुए हैं, पहले किए हुए पे भी फोकस है। तो मैं सारे वो सवाल देने लगा जो पहले किए हुए, उनको रिवाइज करने का मतलब देखना यकीनन है, लेकिन कैलकुलेटर पेन हाथ में रख के देखना है और एक एक फिगर ढूंढनी है कहां से आई। यकीनन सॉल्व दोबारा करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर फिगर कहां से कैसे कैलकुलेट होके आई ये रिवाइज आई थिंक है। पर लेकिन रिवाइज का पहला मतलब ये है कि पहला जो किया हुआ है उसको रिफ्रेश करना, किया हुआ पे मेरा बार बार फोकस है। तो आई होप के जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ ये आपने किए हुए हैं, तो वो वाला ना दीजिएगा जो क्लास में देख के लिखे हैं, बस वो वाले होने चाहिए। काइंडली नोट कीजिएगा प्लीज, और जिस तरतीब से मैं बता रहा हूँ इसी सीक्वेंस से कीजिएगा। 92 डेज वाला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। बेटा 92 वाला कोई पॉइंट नहीं है। 92 वाला पॉइंट ये है अक्टूबर में 31 दिन होते हैं मिस्टर अब्दुल्ला, जरा कैलकुलेटर पे लिखिएगा अक्टूबर के 31 दिन, जमा कीजिएगा नवंबर के 30 दिन, और दोबारा जमा कीजिएगा दिसंबर के 31 दिन। तो 92 वाला पॉइंट सिंपली ये इज इक्वल टू हो गया 92 डेज। ठीक है बेटा अब्दुल्ला जी। सर काइंडली क्वेश्चन अपने मैं नया भी नहीं दे रहा इंशाल्लाह, नया फिर कल से ऑनवर्ड दूंगा इंशाल्लाह, इंडिविजुअली करने की पोजीशन में आ जाएंगे। सबसे पहले आप इस तरह करें क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरतीब से, और जो मैं ये सारे क्वेश्चंस दे रहा हूँ इसको कम से कम 1.5 घंटा लगना चाहिए, और अगर जल्दी हो जाए सब कुछ तो एक दफा दोबारा ये काम शुरू कर लेना। तो गिन के आपने पूरा 1.5 घंटा इनको रिवाइज करना है। नहीं प्लीज कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये जो आज की है इस सीक्वेंस में रखिएगा। उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, और फाइनली फिर जो कल क्वेश्चन किया था ऑक्टागोन, नाम लिखना पेज नंबर 297। ये तो सारे चैप्टर के अंदर है ना जो मैंने बताया, किस तरतीब से बताया 6, 11, 8, 10, और आखिर में फिर पेज नंबर 297 पे जो कल क्वेश्चन किया। सारी फिगर्स सॉल्व करके जहां जहां वर्किंग हुई है दोबारा अपने सामने रिवाइज करनी चाहिए, और खास तौर पे आज की इस बहस के बाद कि स्पेसिफिक में वर्किंग कैसे हुई है, जनरल में कैसे हुई है, ठीक है, और कौन सी फिगर कैसे कैलकुलेट हुई है। अल्लाह हाफिज जी। ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स।